कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 है ना, और हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पढ़ लिया था। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 है ना। नाम क्या है इसका? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स क्या होती हैं बेटा? उसके क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं, आप कह सकते हो, कैसे डिवाइडेड अर्थ, तो उसको वो बता रहा है ना। 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर रखा, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ, है ना। ये तो हम सबको पता ही है भाई। अब तक जितने हमारे नॉन प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो हमारे पास ही लाइफ है। बाकी और किसी भी प्लेनेट के ऊपर, आप मार्स में चले जाओ, वीनस, कहीं भी चले जाओ, जुपिटर वगैरह में, कहीं पे भी आपको लाइफ देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो अपने प्लेनेट के ऊपर तो सिर्फ अर्थ ही ऐसी एक जगह है जहाँ जो लाइफ को सस्टेन कर सकती है ना। लाइफ सस्टेन करने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? तो हमें एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं बेटा? एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं लैंड, जहाँ पे हम रह सकें, है ना। जुपिटर तो जैसे गैसेस का बना हुआ है, वहाँ कहाँ रहोगे आप, है ना। उसके बाद हर एक जो भी जीव जंतु है उसको पानी चाहिए होता है बेटा, एयर चाहिए होती है। ये 3 प्राइम रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी रहने के लिए। The surface of Earth is a complex zone in which 3 main components of environment meet, overlap and interact. ये देखो तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से बेटा? द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज नोन एज लिथोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। व्हाट इज लिथोस्फीयर, है ना। अब ये लिथोस का लिथोस का मतलब क्या होता है बेटा? स्टोन होता है, स्टोन, है ना। तो अर्थ बेसिकली स्टोन, मिट्टी, इन सब की बनी हुई है। तो इसको इसलिए लिथोस्फीयर बोला जाता है, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना। और जो गैसियस पार्ट है बेटा, है ना, हम सबको पता है एक एनवलप बना हुआ है अर्थ के चारों तरफ, जो है गैसेस ने सराउंड कर रखा, आप कह सकते हो काफ़ी ऊपर तक सराउंड कर रखा है। तो एक एनवलप बना हुआ है, इसके चारों तरफ हम गैसेस से घिरे हुए हैं ना। तो गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोसफियर। तो अपने चारों तरफ जो गैस है, गैस का एक, मान लो कि एक पूरा हमारे चारों तरफ लेयर्स बनी हुई हैं अर्थ के चारों तरफ, है ना। तो उसको एटमॉस्फेयर करके बोला जाता है। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, है ना। बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें मेन तो नाइट्रोजन और जो है ऑक्सीजन होती है, बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती हैं, ये सारी होती हैं। और एक होता है बेटा हाइड्रोस्फीयर, है ना। हाइड्रोस का मतलब होता है पानी, पानी, है ना। जैसे एटमॉस का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार ये क्या बताना चाह रहा है ना। तो तीनों चीज़ों के बारे में बता रहा है। बोलता है एटमॉस का मतलब तो होता है बेटा वेपर, वेपर, है ना। और हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, वाटर। और बायोस भी आगे आएगा, ये बायोस्फीयर, उसका मतलब, बायोस का मतलब होता है लाइफ। ये सारे के सारे कौन से वर्ड हैं बेटा? ग्रीक्स, है ना। बहुत सारे वर्ड्स जो आप पढ़ोगे अपने साइंस के अंदर, ज्योग्राफी वगैरह के अंदर, ये बहुत सारे वर्ड्स जो हैं ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज से लिए हुए हैं, जो यूरोप की लैंग्वेज हुआ करती थी। ग्रीक तो आप समझ सकते हो, है ना, ग्रीस जो कंट्री है उसकी है। और लैटिन ये इटली के आसपास बोली जाती थी, यूरोप के अंदर ही। बेसिकली ये यूरोपियन लैंग्वेज है। तो वाटर, अच्छा ये हो गया बेटा। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया एंड ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो समुद्र हमारे अर्थ क्रस्ट को घेरे हुए हैं उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है ना। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी बेटा। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड पार्ट जो अर्थ का है, बेसिकली जो लैंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। और एटमॉस्फेयर क्या है बेटा? जो गैसेस का एक पूरा चारों तरफ अर्थ को सराउंड किए हुए एक एनवलप आप बोल सकते हो, तो उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। बेसिकली जो गैसेस विच सराउंड्स अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस का मतलब हमने देखा ही था, वेपर होता है बेटा। एंड द वाटर सरफेस, लिक्विड सरफेस विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर ये हमने पढ़ लिया। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर ऑफ इट्स ऑल फॉर्म्स। ऑल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको जो समुद्र में दिखाई देता है वही है ना। वाटर क्या होता है बेटा? वो ये एक तो आइस होता है, बहुत बड़ा जो पोर्शन है, जैसे एंटार्क्टिका हो गया, आर्कटिक हो गया, ये तो पूरे बर्फ़ से ढके ही हुए हैं ना। तो वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है। वाटर हो गया, और वाटर वेपर्स भी इसी में आते हैं बेटा। और जब ये तीनों जोन्स मिल जाती हैं, बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन विच वी फाइंड विच वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो बेटा जहाँ रहने के लिए जो चीज़ सही है, हमारे तीनों चीज़ें हमें चाहिए। क्या चाहिए? ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए।
तो ये तीनों जब चीज़ें जब मिल जाती हैं लाइफ सस्टेन करने के लिए, उस पूरे इसको बायोस्फीयर करके बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। अभी लिथोस्फीयर का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। द पोर्शन ऑफ द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर, है ना। इट कंप्राइजेज ऑफ रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन्स ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो थिन लेयर, ऐसा नहीं अर्थ क्रस्ट तो मान लो ये है, तो जो ऊपर की जो मिट्टी की जो लेयर होती है ना बेटा, ऊपर वाली मिट्टी ही उपजाऊ होती है, इसके नीचे पत्थर रोड़े वगैरह ये सब आ जाता है, तो सिर्फ जो ऊपर वाली जो थिन लेयर होती है ना, यही उपजाऊ होती है। इसी में पौधे वगैरह जीव जंतु पनप सकते हैं, उसके नीचे नहीं पनप सकते। थिन लेयर ऑफ सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो ऊपर का जो सरफेस होता है ना, यहाँ आप मान लो कि ये पेड़ वगैरह उगते हैं, घास फूस उगती है, तो ये थिन लेयर जो होती है, ऊपर की जो सरफेस होती है, यही फर्टाइल होती है, इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, है ना। देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। The larger land masses are known as continents and the huge water bodies are known as ocean basins, है ना। कॉन्टिनेंट्स तो हमें पता ही बेटा, अभी हम पढ़े भी कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे एशिया हो गया, है ना, अफ्रीका हो गया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। All the oceans of worlds are connected with one another. Look at the map of the world. Are all the land masses connected with one another? लैंड मासिस कनेक्टेड है, अभी देखेंगे हम ये नहीं है वैसे, अभी हम मैप के अंदर देखें, ये सारी चीज़ें हम वहीं पे पढ़ेंगे बेटा। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। अभी ये बताता हूँ मैं आपको, समझ में नहीं आया होगा। तो अभी हम लोग इस मैप को देखते हैं, मैप से हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मैं मेजर आपको बता देता हूँ बेटा क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। ये तो देखो आप अच्छा चल, पहले थोड़ा इससे बताते हैं। देखो ये जो लाइन जा रही है बेटा, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री कौन सी होती है हमें पता ही है, इक्वेटर होती है। तो जो इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और यहाँ कहीं से आप मान लो, यहाँ पे ब्रिटेन है बेटा, ब्रिटेन के अंदर से एक ग्रीनविच करके एक जगह है, जहाँ से 0 डिग्री जो है ये लॉन्गिट्यूड जाती है, जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है ना। तो इससे जो इधर वाला पोर्शन होता है, इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं बेटा, और जो इधर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो अभी आपके चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेटा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आप कह सकते हो जो लैंड मार्स है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। वो किसके अंदर है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। साउथ में तो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये अफ्रीका आ जाता है यहाँ पे ना, सॉरी साउथ अमेरिका आ जाता है, थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया तो फुल्ली आप कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया तो क्या है, पूरा का पूरा ही जो है बेटा वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ना। बाकी सारे के सारे जो हैं, आप जितने भी मेजर कंट्रीज़ को देखोगे, ये क्या है, यहाँ पे रशिया आ गया है बेटा, यूरोप आ गया है ना, नॉर्दर्न अमेरिका आ गया है, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। फिर आप कहोगे कि ईस्टर्न में कौन से बेटा, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो ईस्टर्न के अंदर ही आती, क्योंकि यहाँ से ये लाइन आ जाती है, इधर वाले ईस्ट के अंदर आ जाते हैं। और वेस्ट में तो ये जो हैं थोड़े बहुत कंट्रीज़ ही हैं, कौन से हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यही सब वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं, है ना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और अच्छे से देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं। तो बेसिकली एक तो हमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना बेटा। एक तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, जो सबसे ऊपर आता है, उसका नाम है एशिया। बात समझ में आ रही है, ये जो आपको येलो पोर्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये एशिया है ना। अब एशिया में क्या खास चीज़ है बेटा, एशिया का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का कंट्री है वो कौन सा है, कौन सा कंट्री है बेटा, रशिया है, रशिया है ना। तो रशिया जो है, ये देखो ये कितना फैलता है, ये यहाँ पहले एशिया में भी है, फिर इधर यूरोप तक चला जाता है। अभी जो यूरोपियन एशिया, और आप कह सकते हो एशिया और यूरोप को जो डिवाइड करती हैं, उन माउंटेन्स को बोला जाता है
ये जो आपको लाइन करके दिखा रखी है ना बेटा, ये माउंटेन्स रेंजेस हैं। जैसे ये आपको हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है ना, हिमालयन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अफ़गानिस्तान से स्टार्ट हो जाते हैं और ये जा कर के अपने अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते हैं ना। पूरे आप कह लो ईस्टर्न इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर थोड़ा सा नीचे की तरफ घूम जाते हैं। तो ये भी सारी ये जो दिखा रखी हैं आपको माउंटेन रेंजेस दिखा रखी हैं, मेजर जो मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये जो उराल माउंटेन्स हैं, उराल माउंटेन्स ये जो हैं एशिया और यूरोप को डिवाइड करती हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये रशिया ही है, ये इधर तक ये रशिया ही आ जाता है। बात समझ में, ये सारा रशिया ही है। तो बेसिकली ये रशिया को डिवाइड करती हैं। रशिया कौन सा है? एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया को जो डिवाइड करती हैं, या आप कह सकते हो दो कॉन्टिनेंट्स को जो डिवाइड करती है उनको उराल माउंटेन्स करके बोला जाता है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमने देख लिया बेटा, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो फुल्ली साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है। सबसे छोटा जो है कॉन्टिनेंट यही है, ऑस्ट्रेलिया ही है। बात समझ में आ गई? इसके अंदर कौन से, ये न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड पड़ता है, ये न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पड़ता है, कॉन्टिनेंट के अंदर उसे काउंट किया जाता है। फिर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे आगे तो हम ये देखते हैं यूरोप वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है मगर, है ना, सेकंड लास्ट नंबर पे आप कह सकते हो। और ये जो है अफ्रीका है बेटा, अफ्रीका ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये दोनों पोर्शंस में पड़ता है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी आता है ना। ये बीच से इसके आप मान लो कि ये इक्वेटर होके जाती है, ये इक्वेटर है ना, आपको दिखाई दे रही है इक्वेटर है। तो ये साउदर्न में भी आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी आ जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी यूरोप देख लिया हमने, अफ्रीका देख लिया, अभी यहाँ पे जो है बेटा हम लोग ऑस्ट्रेलिया ना ये अमेरिका को देखेंगे। है तो ये पूरा अमेरिका है मगर ये दो कॉन्टिनेंट होते हैं। दो कैसे होते हैं? ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न अमेरिका, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए या जिस कंट्री को बोला जाता है अमेरिका, वो बेसिकली एक कंट्री है जो यहाँ पर ऐसे है, तो इस कंट्री को अमेरिका बोला जाता है। बाकी इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 50 स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब राज्य हैं, उन सबको मिला करके एक देश बना हुआ है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ऐसे ही बेटा ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो आ जाता है ना, ये इक्वेटर के नीचे के पोर्शन में आता है, जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको साउदर्न अमेरिका बोला जाता है। इसमें आ जाते हैं बेटा कनाडा आ जाता है, यूएसए आ जाता है, यहाँ पे मैक्सिको आ जाता है आपका, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब कंट्रीज़ जो हैं आपके साउदर्न अमेरिका के अंदर आते हैं, है ना। अभी हम देखते हैं ओशियंस को बेटा। तो सबसे बड़ा जो ओशियन होता है, जो सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड के अंदर, वो बोला जाता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन कौन सा है? जो अमेरिका और एशिया के बीच में पड़ता है ना। तो घूम करके आप देखोगे इधर भी पैसिफिक ओशियन ही आ गया है, ये यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन आ गया है ना। तो ये बेसिकली हमने ग्लोब को जो है एकदम चपटा कर रखा है, उसको बीच से फाड़ करके और जो है ऐसे चपटा कर दिया है। और एक ही ओशियन है बेटा जिसका किसी कंट्री के नाम पर है, और वो देखो कितना महान कंट्री है अपना इंडियन ओशियन, है ना। हमारे कंट्री के नाम पर जो है ओशियन का नाम पड़ा है, जो इंडियन ओशियन, ये भी एक महासागर है, इनको महासागर बोला जाता है। और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, जितने भी ये ओशियंस है ना, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये बेटा अमेरिका और यूरोप के बीच में जो ये समुद्र पड़ता है या महासागर पड़ता है, इनको महासागर बोला जाता है, ओशियन बोला जाता है, वरना सी बोला जाता है समुद्र को। तो अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा, ये मैप आपको याद होना चाहिए, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। तो अमेरिका और यूरोप या अफ्रीका के बीच में जो पड़ता है उसको बोला जाता है अटलांटिक ओशियन, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है ना। फिर एक ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है बेटा आर्कटिक ओशियन, है ना। यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाता है और आर्कटिक सर्कल है, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो ये जो समुद्र पड़ता है बेटा ऊपर की साइड में, इसको आर्कटिक ओशियन बोला जाता है। जो नीचे पड़ता है उसको साउदर्न सी बोला जाता है। मेरे ख्याल से हमने सारे कवर कर लिए बेटा, है ना। पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा है, अटलांटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन, यही जो हैं महासागर हैं वर्ल्ड के। ये आपको बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस आपको दिखाई दे रही होंगी बेटा, है ना। एल्प्स जो हैं
एल्प्स जो हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। यूरोप की जो मेन माउंटेन रेंजेस है, ऐसी अफ्रीका के अंदर जो है माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, नॉर्थ अमेरिका में जो होती है उनका नाम है रॉकी माउंटेन। और ये जो साउथ अमेरिका में बेटा पूरे इसमें फैली हुई हैं पर्वत श्रृंखलाएं, इनको बोला जाता है। एक सिंगल आप कह सकते हो चट्टान या वो नहीं है, पहाड़ नहीं है, पूरी लंबे इसमें स्ट्रेच में फैले हुए हैं, इनको जो है एंडीज माउंटेन करके बोला जाता है। और एक दूसरा बेटा आपकी बुक में दे रखा है, जैसे नैरो, जैसे अटलांटिक ओशन से यहाँ ये पैसिफिक ओशन मिलता है। इन सबको ये पतला सा एक रास्ता होकर के जाता है जो दो ओशियंस को मिलाता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाता है, उनको स्ट्रेट्स करके बोला जाता है ना। तो इसको अभी आगे चलो छोड़ दो, अभी इसको आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। लिथोस्फीयर के ऊपर थे बेटा, है ना। वाटर, हाँ ये मैं आपको बता रहा था कि सी वाटर का जो लेवल है ना पूरी वर्ल्ड के अंदर वो एक ही है। और जैसे हम किसी चीज़ की हाइट मापते हैं कि भाई ये एरिया कितनी हाइट के ऊपर है, तो वो कैसे मानेंगे, तो हमने सी लेवल को जो है 0 मान लिया है। तो सी लेवल से हम लोग, सी लेवल का मतलब है जहाँ पानी की लेयर सरफेस को टच करती है। बात समझ में आ गई क्या। वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक ही है, क्योंकि ये सारे महासागर आपस में मिले हुए हैं बेटा, ऐसा नहीं है कहीं पे पानी ऊंचा है कहीं नीचा है ना, वो सेम लेवल पे रहता है। तो जहाँ पे जो उसका लेवल है जो ऊपर बीच को टच करता है उसको हम लोग सी लेवल बोलते हैं। तो वहाँ से ऊपर हम लोग हाइट मापते हैं। हाइट किसकी मापनी होती है हमें बेटा, जैसे माउंट एवरेस्ट की मापनी है, कंचनजंगा एक पीक है, जो ये माउंटेन पीक्स वगैरह होती हैं उन सब की हमें जब हाइट मापनी होती है तो उसका रेफरेंस हम कहाँ से लेंगे, सी लेवल से लेते हैं। तो माउंटेन्स की जो हाइट है वो सी लेवल से मापी जाती है। और कितनी है माउंट एवरेस्ट, कितनी है बेटा, अभी देखो हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है। तो हाइट बेटा उसकी 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल, ऐसे करके बोला जाता है अबव सी लेवल, कि समुद्र तल से इतने ऊपर है। आप जैसे हिली एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे ब्रिजेज वगैरह, ये पुल वगैरह बने रहते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है अबव सी लेवल इतना। रेलवे स्टेशंस भी होते हैं उस पर भी हाइट लिखी हुई रहती है अबव सी लेवल इतना। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंचा पोर्शन आप कह सकते हो, टॉप है वर्ल्ड का, है ना। सबसे ऊंची चोटी है वो 8.8 किलोमीटर लंबी है, या 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल उसकी हाइट हम लोग कहते हैं। मगर समुद्र उससे ज़्यादा गहरा है बेटा। ये देखो समुद्र में जो सबसे गहरा पॉइंट है वो कितना है, वो 11,022 मीटर्स है। वो भी सी लेवल से ही नापा जाता है तो उसके सरफेस से। और सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ पे, मैरीना ट्रेंच के अंदर है बेटा, और मैरीना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है। बात समझ में आई क्या। तो सबसे गहरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर्स है। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट अर्थ के अंदर कौन सा है, अर्थ सरफेस के ऊपर कौन सा है, वो आपका मैरीना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन के अंदर पड़ता है ना। कुड यू इमेजिन दैट द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप माउंट एवरेस्ट को डुबो दोगे समुद्र के अंदर तो मैरीना ट्रेंच के अंदर वो डूब जाएगी, फिर भी 2-2.5 किलोमीटर का गैप रह जाएगा सी लेवल पे पहुंचने के लिए आपको। अच्छा देखो बेटा, दो सबसे पहले जो आदमी थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे उसका नाम था एडमंड हिलेरी, और ये तेंजिंग नोर्वे शेरपा, है ना। एडमंड हिलेरी कौन थे बेटा, न्यूजीलैंड के एक माउंटेनरिस्ट थे जो है 29 में 1953 को जो है वो 1953, देखो कितने साल पहले, है ना, आज से 70 साल पहले ही जो है वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए थे। और जो फर्स्ट लेडी थी उसका नाम था जुंको तापेई, जो है जापान की थी, 1975 में चढ़ी थी। और इंडिया की जो फर्स्ट लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी उसका नाम है बछेंद्री पाल, वो अभी भी जिंदा है और काफ़ी मोटिवेट करती है ना। कभी गए हो आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए, ट्राई करो कभी माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के लिए, है ना, आपको पता चलेगा कितना दम लगता है और कितने लोग जो है इस कोशिश में मर जाते हैं जो माउंट एवरेस्ट पे जिनको चढ़ने के लिए जाते हैं ना। वेदर इतना हार्श है बेटा, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे क्या 99% टाइप लोग तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर जाते हैं। There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. अच्छा मैं आपको एंटार्क्टिका बताना भूल गया था बेटा।
ये देखो, ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंटार्कटिका है ना, ये पूरा बर्फ़ का ढका हुआ है। बेसिकली साउथ पोल जो है इसी के सेंटर में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे, है ना, पूरा का पूरा जो है ये ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता बेसिकली, मगर हम लोगों ने मतलब परमानेंटली यहाँ पे कोई नहीं रहता, मगर सभी देशों की, बहुत सारे देशों की यहाँ पे लेबोरेटरीज़ वगैरह हैं। इंडिया ने भी यहाँ पे अपनी एक लेबोरेटरी बना रखी है। लेबोरेटरी मतलब ऑब्जर्वेटरीज आप कह सकते हो, जो स्टडी करते हैं सी लेवल, सी वगैरह को, एक्टिविटीज़ वगैरह को। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मगर जीव जंतुओं में वहाँ पेंगुइन्स पाए जाते हैं। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये हमने पढ़ लिया। 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ, है ना, तो सबसे बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा है। और द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमने देख लिया। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ये भी हमने देख लिया है। टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है बेसिकली, एशिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और एशिया और यूरोप को जो डिवाइड करती हैं वो हमने पढ़ लिया, उनका नाम क्या है, उराल माउंटेन्स है। ये चीज़ें भूलनी नहीं है बेटा, बात समझ में आ गई। और जहाँ एशिया और यूरोप जो है जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, उसको यूरेशिया करके बोला जाता है, यूरोप एंड एशिया। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा यूरोप के ऊपर, जो काफ़ी छोटा है, विच इज़ मच स्मॉलर देन द एशिया। द कंटिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, तो हमारे तो वेस्ट में ही पड़ता है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। तो कौन सी हैं वही वाटर बॉडीज़ जो इसके 3 साइड से इसको डिवाइड करती हैं। एक तो बेटा आर्कटिक सर्कल है ना, पैसिफिक ओशियन हो गया आपका ना, अटलांटिक ओशियन हो गया बेटा, और जो है यहाँ पे एक मेडिटेरियन सी करके बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी, इसके एक तरफ पड़ता है। यही वाटर बॉडीज़ हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है बेटा जिसके अंदर से, ये देखो अफ्रीका क्या है, अफ्रीका के अंदर से तीनों जाती हैं। इक्वेटर भी इसके अंदर से जाती है बेटा, ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर से क्या क्या जाता है, अफ्रीका के अंदर से जो है इक्वेटर भी जाती है, ये इक्वेटर आपकी जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है। तो तीनों ऐसा एक ही कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से तीनों पास करती हैं, और वो कौन सा है, अफ्रीका है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर द एशिया। द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स थ्रू इट मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमने देख लिया फिगर के अंदर विच इज़, तो इसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो तीनों चीज़ें पास करती हैं। सहारा डेजर्ट है बेटा, इसके अंदर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, रेत ही रेत होता है वहाँ पे, और कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो, ये सारा का सारा जो है सहारा डेजर्ट है, ये यहाँ पे सेंटर में पड़ता है इसके, आप मान लो तो सबसे बड़ा है। और इंडिया के अंदर कौन सा डेजर्ट है बेटा, जो है थार डेजर्ट है। कहाँ पे है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट ये राजस्थान वाले इलाके के अंदर, ये यहाँ पे पड़ता है। थोड़ा सा पाकिस्तान और इंडिया का जो पोर्शन है वहाँ पे आपका थार डेजर्ट पड़ता है। बात समझ में आ गई क्या। The continent is bound on all 3 sides by ocean and seas. Look at the map इतना, you will notice that the largest, largest नहीं, world longest, अभी आपको largest भी पढ़ने को मिलेगा। सबसे लंबी नदी जो है वर्ल्ड की, उसका नाम है नाइल रिवर। बात समझ में आ गई क्या, सबसे लंबी नदी है, और ये मैन मेड है बेटा, विच फ्लोज थ्रू द अफ्रीका के अंदर से होके जाती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमने देख लिया है। तो नाइल रिवर आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी, ये देखो ये नाइल रिवर है ना, ये यहाँ से चलती है मेडिटेरियन सी से, और ये नीचे की तरफ आती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर है, ये सारी की सारी आपको जो है ये दिखाई दे रही है नाइल रिवर है। तो सबसे लंबी नदी है ये दुनिया की, और ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है बेटा। बात समझ में आई। चलो अभी आगे चलते हैं। अब हम आ गए नॉर्थ अमेरिका के अंदर, है ना। इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड एज इस्थमस ऑफ द पनामा, है ना। एक पतली सी एक आप कह सकते हो लैंड का मास है जो दोनों साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है, उसको इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है। कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। द
कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न में तो है ही, और वेस्टर्न कौन सा बेटा, जो प्राइम मेरिडियन के पीछे की तरफ पड़ता है ना। 3 ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस 3 ओशियंस। हाँ भाई पक्का नेम कर सकते हैं। कौन कौन से ओशियन से बेटा, एक साइड तो इसके जो है पैसिफिक ओशन पड़ता है, एक साइड तो आप इधर देख रहे हो पैसिफिक ओशन पड़ता है, अटलांटिक ओशन पड़ता है, और नीचे की तरफ ये साउदर्न सी आ जाता है आप इसके, है ना। नहीं सॉरी, नॉर्थ अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं, साउथ की नहीं। तो जो है एक तरफ पैसिफिक ओशन हो गया बेटा, एक तरफ एंटार्क्टिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, और ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन हो गया, है ना। ये ऊपर की तरफ ये जो है आपका आर्कटिक ओशन हो जाता है, यहाँ भी आता है, इसके नॉर्थ अमेरिका के ऊपर भी आ जाता है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। साउदर्न अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो भैया हमको दिखाई दे रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में है ये, है ना। ये साउथ अमेरिका है। और ये स्ट्रेट बेटा, ये देखो 2 लार्जर स्ट्रेट किसे बोला जाता है बेटा, स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज, स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियंस, है ना। तो ये स्ट्रेट है, इसी को बोला जाता है, ये इस्थमस जो है, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस। ऐसा ही एक स्ट्रेट जो है बेटा, 2 जो 2 बड़े ओशियंस को ज्वाइन करता है, वो कौन सा है, ये इंडिया, ये देखो ये बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है किसके साथ, इंडियन ओशियन के साथ। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पतली सी जो पट्टी है, लैंड मास है, इसको स्ट्रेट बोला जाता है। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है, ये पूछ रखा आपसे, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको इस्तेमाल करके बोला जाता है। मगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कनेक्ट करता है बेसिकली बे ऑफ बंगाल को और इंडियन ओशन को, उसको क्या बोला जाता है, पल्क स्ट्रेट बोला जाता है, PALK, पल्क, और आगे स्ट्रेट, जो ये स्ट्रेट लिखा हुआ है पल्क स्ट्रेट, इसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई बेटा। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली, ये विच हो गया, विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। वही आपको बताया था मैंने, अटलांटिक ओशियन और जो है एक तरफ जो है आपका पैसिफिक ओशियन आ जाता है। और इसके अंदर एंडी माउंटेन्स हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। बेटा ये देखो, ये पहले हमने नील नदी के बारे में पढ़ा था, वो जो है लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, वो पतली सी है, पानी उसके अंदर कम रहता है। मगर यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर की बात हो रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, व्हाट इज़ लार्जेस्ट एंड व्हाट इज़ लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट तो सबसे लंबी है मगर पानी की संख्या कम रहती है। लार्जेस्ट का मतलब बेटा काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चौड़ी नदी है, बहुत सारा पानी इसके अंदर से बहता है। और इस नदी का नाम है अमेज़न रिवर। क्या नाम है बेटा इसका, अमेज़न रिवर, है ना, अमेज़न रिवर। तो आपसे पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट के अंदर कौन सा आ जाएगा, अमेज़न आएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बेटा। और विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट का मतलब नाइल रिवर आएगा। नाइल रिवर कहाँ है, अफ्रीका में है। और अमेज़न रिवर कहाँ है, ये जो है साउथ अमेरिका के अंदर पड़ती है। ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया बेटा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। दैट इट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। वो तो बताया है भाई, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है उनके यहाँ सर्दी पड़ रही होती है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो उसको कहीं से कनेक्टेड नहीं है किसी दूसरे आइलैंड के साथ या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ, इसलिए वो जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट करके उसे बोला जाता है। और ये देखो सबसे नीचे जो है बेटा एंटार्क्टिका आ जाता है, जो रहने के लायक नहीं है, हमने पढ़ ही लिया, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और जो है पोल इसके सेंटर में पड़ता है, साउथ पोल, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कोई रहता नहीं है, बस लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेटरीज या आप कह लो लेबोरेटरीज टाइप वहाँ बना रखी हैं काफ़ी सारे देशों ने, और इंडिया ने बना रखी है। जो 2 लेबोरेटरी है उनका नाम क्या क्या है, मैत्रीय और भारतीय। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, एक मेरे एग्ज़ाम में आया था। तो मतलब एग्ज़ाम का नाम नहीं, बेसिकली बैंक का एक एग्ज़ाम था, बैंक PO के लिए, उसके अंदर ये आया था, विच आर द 2 लेबोरेटरीज विच इंडिया हैज़ ऑन एंटार्क्टिका, है ना। तो एक का नाम मैत्रीय, एक का नाम भारतीय है। अभी देखो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है बेटा। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है, हाइड्रो हमने पढ़ाई था, पानी को बोला जाता है ना।
तो हाइड्रोस्फीयर होता है पानी का जो इलाका अर्थ सरफेस के ऊपर है उसे हाइड्रोस्फीयर करके बोला जाता है, जिसमें ये आपके आइस भी आ जाती है, बर्फ़ जो जमी हुई है आपके एंटार्क्टिक आर्कटिक वगैरह में, वो सारा भी उसी में हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है। अर्थ को क्या है बेटा, ब्लू प्लेनेट करके बोला जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो जो वाटर जो है वो ब्लू कलर को बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए हमें आप जाके चांद पे देखोगे अर्थ को तो आपको ब्लू ब्लू करके नज़र आएगी, है ना। मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। तो 71% मान लो कि ये इतना है, तो आप कह लो कि जो लैंड मास है वो तो इतना ही है बेटा, बाकी सारा तो जो है पानी है। तो आपसे पूछा जाए कि अर्थ के ऊपर ज़्यादा वाटर है या लैंड है, तो आपको कहना है कि जो है 71% ज़्यादा जो है वो पानी है अर्थ के ऊपर, है ना। आपको मैप में दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, ये देखो ये सारा ब्लू ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा तो पानी है ना। तो लैंड तो आपको कम ही दिखाई दे रही है, ज़्यादा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा पानी आपको दिखाई दे रहा है ना। अर्थ सरफेस के ऊपर ज़्यादा एरिया के अंदर जो है पानी फैला हुआ है, आप कह सकते हो। 29% जो है वो लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, ऑल फॉर्म्स के अंदर बेटा, एज रनिंग वाटर इन द ओशियन, रिवर्स एंड इन लेक। आइस इन द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर क्या होते हैं बेटा, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, बेसिकली बहुत मोटी लेवल की जो जमी हुई रहती है उसको ग्लेशियर बोला जाता है ना। जो बर्फीला इलाका होता है माउंटेन्स के अंदर उसको ग्लेशियर करके बोला जाता है। अंडरग्राउंड वाटर होता है बेटा, है ना, वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भाप होती है, वाटर वेपर्स जो ऊपर जा कर के बादल बन जाते हैं, फिर बारिश बन के नीचे गिरते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। जो भी पानी से रिलेटेड आप कह सकते हो, किसी भी फॉर्म में जो वाटर आइस में हो, वाटर वेपर्स में हो, अंडरग्राउंड हो, कनाल में हो, पॉन्ड में हो, रिवर में हो, जहाँ भी है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियन। ये देखो सबसे बड़ा पंगा अपने लिए क्या है, पानी तो बहुत है हमारे पास मगर पीने लायक नहीं है वो, ना उससे आपके पेड़ पौधों की सिंचाई कर सकते हो, है ना। तो 97% जो पानी है वो तो ओशियंस में भरा पड़ा है वहाँ पे, मगर वो क्या है, साल्टी वाटर है बेटा, बहुत ज़्यादा नमक है। आप उससे पेड़ों की सिंचाई करके देख लो, सारे मर जाएंगे। आप उसे पी लो बेटा, 2 घंटे के अंदर आपकी भी डेथ हो जाएगी, है ना। आप ऐसा नहीं कि आप समुद्र में किसी बोट में आप खो गए हो तो भाई मुझे तो प्यास लगे, समुद्र से 1 गिलास पानी भरा और आपने पी लिया, है ना। हम लोग उसे नहीं पी सकते क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स है उसके अंदर कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेवल बॉडी का जो है वो बिगड़ जाएगा और कुछ ही देर में जो है हमारी डेथ हो सकती है। तो इसलिए वो बोला जाता है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो आप समुद्र के बीच में हो मगर उस पानी को पी नहीं सकते हो, है ना। तो ह्यूमन यूज़ का वो है नहीं बेटा। ए लार्ज पोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, है ना। तो और उसके बाद जो पानी बच जाता है वो बेटा बर्फ़ के रूप में है ना। अभी अंटार्कटिका में जाके तो आप वहाँ से पानी अपने इंडिया के अंदर लेके नहीं आओगे, बहुत सारे इलाकों में जैसे राजस्थान में नहीं मिलता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर पानी की बड़ी दिक्कत रहती है ना। और बहुत सारा पानी जो है वो अंडरग्राउंड भी है। लार्ज पोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। तो फ्रेश वाटर जो हमारे पीने के लायक है बेटा, ये देखो तो इतना ही है, बस 2.5%। उसी के लिए झगड़े होते रहते हैं ना। पाकिस्तान बोलता रहता है कि झेलम नदी का या रावी नदी का पानी इंडिया ने ज़्यादा ले लिया, हमारा समझौता हुआ था, हमें इतना पानी देना है, और वो डैम बना के हमने चैनल करके अपनी तरफ पानी को खींच लिया है। तो बड़ी मुश्किल वाला काम होता है, आपस में झगड़े होते हैं देशों के बीच में, है ना। वैसे तो हमें जब पानी चाहिए होगा तब तो ये छोड़ेंगे नहीं, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर या जो नेपाल से रिवर्स आती है, मगर जब उनके यहाँ बारिश हो जाएगी तो खूब छोड़ देते हैं वो, है ना। तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है बिहार में, बंगाल वगैरह में। तो देखा पानी तो खूब है अर्थ के ऊपर मगर पीने लायक नहीं है बेटा, हमारे यूज़ का नहीं है। ये ब्लॉक्स के थ्रू आपको बताया गया है कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। ये देखो सबसे बड़ा जो है ब्लॉक से आप लगा सकते हो, एशिया सबसे बड़ा है ना। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है बेटा, अफ्रीका आ जाता है ना। फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, फिर साउथ अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, और सबसे छोटा जो है बेटा, अच्छा ये अंटार्कटिका भी इससे ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है बेटा, है ना। अंटार्कटिका भी ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, और फिर उसके बाद जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, सबसे छोटू सा है ये।
नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप बड़ा है भाई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। और लार्जेस्ट तो आपको पता ही है अपना प्यारा एशिया, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ब्लू प्लैनेट तो है भाई अपना, मगर पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, है ना। गर्मियों में पानी नहीं आता है घरों में। तो अभी बेटा ओशियंस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। एक तो ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है ना। नाम इनके अलग अलग है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशियन, इस टाइप से करके आर्कटिक ओशन, मगर सारे आपस में कनेक्टेड है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, वो मूव करता रहता है बेटा एक जगह से दूसरी जगह। मूव क्या करता रहता है, वेव्स उसके ऊपर बनती रहती हैं ना। और दूसरा होता है उसके ऊपर टाइड्स भी आती हैं। टाइड्स क्यों आती हैं, ये मून की वजह से आती है। मून जो है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के ऊपर एक्ट करता है, तो हम तो उड़ नहीं जाते हैं, मगर जो वाटर लेवल है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेता है। बेसिकली ये जो सी वेव्स जो ऐसे ऐसे करती है ना, इनका लेवल मून फेज के हिसाब से लेवल बढ़ जाता है, तो इसको बोला जाता है लो टाइड, और इसको बोला जाता है हाई टाइड। ये किस वजह से होता है, मून की वजह से होता है। बात समझ में आई क्या, किसकी वजह से होता है बेटा, मून की वजह से होता है ना। ये जो ऊपर की तरफ उठ जाता है, सी लेवल इतना ज़्यादा नहीं उठता, वो थोड़ा सा उठता है, मेरे कहने का मतलब है। तो इसको हाई टाइड करके बोला जाता है। टाइड का मतलब जो है सी लेवल का ऊपर की तरफ उठना होता है। कभी ये डाउन हो जाता है, कभी ये हाई हो जाता है। बेसिकली ये मून की पोजीशन की वजह से होता है। आप आगे पढ़ोगे, अभी आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है ये, है ना। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। वेव्स तो आपको पता ही है, जो लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं ना समुद्र के अंदर, उसको वेव्स करके बोला जाता है, लहर बोला जाता है। टाइड्स एंड द ओशियन करंट, एक ओशियन करंट भी चीज़ होती है, अभी आपके एक्सप्लेन नहीं कर रखा, तो इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ आपके। द फाइव मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो सबसे बड़ा कौन सा बेटा, पैसिफिक है। सबसे 1 नंबर पे जो है पैसिफिक आ जाता है। फिर जो आपका अटलांटिक आ जाता है। अटलांटिक किस किस के बीच में, यूरोप और अमेरिका के बीच में है बेटा। फिर इंडियन ओशन आ जाता है, अपना प्यारा जो है हिंद महासागर, जिसे हिंदी में बोलते हैं। पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर बोलते हैं। और सबसे छोटा जो है बेटा आर्कटिक ओशन है, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइजेज, ये हमने पढ़ लिया। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या है, लार्जेस्ट ओशियन है बेटा, है ना। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, है ना। तो 1/3 पे तो पैसिफिक ओशन ही है। मरीना ट्रेंच हमने पढ़ लिया, जो डीपेस्ट है, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। आप देख लेना, अटलांटिक ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट है, और ये जो है एस शेप का, एस शेप का अटलांटिक ओशन जो है ना। इट इज़ फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड मतलब वो फैला हुआ है, बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। हमने देखा ही है वो, यूरोप और अफ्रीका और इधर अमेरिका के बीच में जो पड़ता है उसको अटलांटिक ओशन करके बोला जाता है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड क्या होता है बेटा, इंडेंटेड क्या चीज़ होती है, ये देखो, इसको इंडेंटेड बोला जाता है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ये ऐसे चाकू की ऐसे तेज धार टाइप के बन गए हैं ना, ये ऐसे ऐसे करके, ये सी की वजह से कटाव हो गया है ना। आरी, आरी जो होती है या नाइफ जो होता है ना, उसके ऊपर ये यूँ करके इस टाइप से नहीं होते हैं वो, तो इसको इंडेंटेड बोला जाता है। ऐसे गहराई बन के और कुछ नुकीले पार्ट उभर करके सामने आ गए। This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors। हार्बर का मतलब क्या होता है बेटा, आप कह सकते हो पोर्ट कह सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे समुद्र कोई शिप आएगा, एक तो वो यहीं पे लग जाए और एक ही अंदर घुस जाता है यहाँ इसके, है ना। तो ये हार्बर प्रोवाइड करते हैं, आप कह सकते हो पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से सामान को लादा जा सकता है और जो है उसको उतारा जा सकता है आराम से शिप से, बड़े बड़े शिप से।
एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन, है ना। तो सबसे बिजिएस्ट ओशियन कौन सा बेटा? अटलांटिक ओशियन है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच में काफ़ी लेन देन होता है, काफ़ी सारे शिप्स इधर से उधर जाते हैं। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, हमने पढ़ लिया है। द शेप ऑफ ओशियन इज़ ट्रायंगुलर, तो इंडियन ओशन की जो शेप है बेटा वो ट्रायंगुलर है। इट इज़ बाउंड बाय एशिया इन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इन द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हमने देखा ही है इंडियन ओशन जो है इंडिया के नीचे और ऑस्ट्रेलिया और जो अफ्रीका के बीच में पड़ता है। साउदर्न ओशियन एंड सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है बेटा ये आपका कहाँ चला गया, ये साउदर्न ओशन जो है ना ये पूरे एंटार्क्टिका को ऐसे कवर करता है ना, ऐसे इधर से चलेगा और ये पूरे एंटार्क्टिका को कवर कर लेता है। साउदर्न ओशन आपको दिखाई दे ही रहा है, ये इंडियन ओशन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। ये भी हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया एक साइड हो गया, अफ्रीका हो गया और ये अपना प्यारा इंडिया हो गया, हमारे देश के नाम पर ही उसका नाम पड़ा हुआ है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। ऐसे ही जो नीचे की तरफ जो हमने देखा था साउदर्न ओशन था, ऊपर की तरफ वाले को आर्कटिक ओशन बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल के चारों तरफ है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, है ना। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका आर्कटिक ओशियन है ना, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आर्कटिक ओशियन है ना, ये पूरा जो है इधर की तरफ और ये इधर फैल जाता है, इसको आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही लगते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया होगा। आगे हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही बचा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेटा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो।